हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पुराने लेक्चर में बोला था, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। मैंने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं दूंगी वो मैं पूरे लेक्चर पे दूंगी। तो आज मैंने एनसीईआरटी की बुक आपके सामने रखी है ताकि आपको थोड़ा इजी हो कौन से पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं, किन को आपको दिमाग में रखना है, एंड विच यू हैव टू गो थ्रू करेक्टली. So we will go through the full topic today. Our topic is diversity in the living world. इसमें यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि बहुत सारे जो हम देख रहे हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इर्द गिर्द जो हैं, पॉटेड प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, या बाकी एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं, या बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो भी हमारे अराउंड होते हैं. तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब वो जो इंक्रीज़ करते हैं अपना एरिया, इसमें ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से या रेंज हम देख रहे हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, वो इसमें इंक्रीज़ हो रही है. तो डाइवर्सिटी क्या बता रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो भी हमारे इर्द गिर्द है, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो भी हमारी डाइवर्सिटी में शामिल होते हैं. उसके बाद जो इसमें बताया गया है कि टोटल जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एज अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट. उसमें बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. हमारे फॉरेस्ट्स में, हमारी जंगलातों में सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, एज इज़ डिस्कस्ड इन दिस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी प्रेजेंट्स ए स्पीशीज़. जो कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है या एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है जो हम देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कोई स्पीशीज़. जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं जो नून है और जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो किस रेंज में आते हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन. कितना है टोटल? 1.7 टू 1.8 मिलियन. यू शुड अंडरस्टैंड इट केयरफुली. ये आपको याद रखना है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो हैं, जो नून है और जो डिस्क्राइब्ड है. उसके बाद रेफर किया गया है बायोडाइवर्सिटी पे. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, या नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं और कितने ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे नए नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं. हमें पता चल रहा है कि नहीं और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं हमारी लोकल एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम अपने नाम से और अपने नेम से, मतलब पता है, सबको पता है कि अपने अपनी लैंग्वेज में हम अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को अपने नाम देते हैं. वो इसमें बताया गया हियर. यहाँ पे फिर इसके बाद ये नॉमेनक्लेचर पे बात आई कि नॉमेनक्लेचर क्या है. नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग. नेमिंग अकॉर्डिंग टू साइंस, हम उनको कैसे नेम करते हैं. इसमें हम क्या देखते हैं, हियर there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो हम हर एक लैंग्वेज में अलग अलग प्लांट और एनिमल का नाम याद नहीं रख सकते. इसीलिए साइंस ने एक नॉमेनक्लेचर दिया है जिसमें हम सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनको सिर्फ एक नाम दिया जाएगा और जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उनको जाना जाएगा, ताकि जो डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है, वो समझ सके. एक ही नेम दिया गया है पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ हो जाएगा हमारी पूरे वर्ल्ड में, उसका हम नॉमेनक्लेचर वाला नेम जो है वो बताते हैं. ऑब्वियसली जो नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. आइडेंटिफाई करेंगे हम कैसे, किस ऑर्गेनिज्म को, अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a specific scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world, for plants scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. जो प्लांट्स के लिए वो हम ICBN कोड से उनको देते हैं नॉमेनक्लेचर, जिसको पूरी तरह से हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो सबको पता होगा. उसमें हम बॉटनी की नेम्स जो हैं वो देते हैं. उसके बाद है इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. जो एनिमल्स हैं उनको हम जोलॉजी में नेम देते हैं ICBZN, एंड जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या देते हैं, ICBN. तो ये जो है, ये डाइवर्सिटी जो लिविंग वर्ल्ड की है, इसमें थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, क्या क्या आपको याद रखना है और क्या क्या मतलब आपको फिर आगे जो है उसको फिर आगे आगे रिवाइज करते रहना है, ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं यही आगे आपको एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे बताया गया है कि जो
बायोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है प्रिंसिपल्स को, ताकि वो प्रोवाइड करे एक साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म का। ये जो है ये मतलब एक्सेप्ट किया गया है पूरे वर्ल्ड में, सारे प्रिंसिपल्स इसके जो हैं वो एक्सेप्ट किए गए हैं। जेनरिक नेम होता है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो चीज़ें जो है एक नॉमेनक्लेचर, एक साइंटिफिक नेम में जो है वो पाए जाते हैं। क्या बता रही थी मैं आपको कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस सिस्टम जो है ये इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो चीज़ें यूज़ की जाती है, एक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो नेमिंग है ये किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। ये दिमाग अपने पॉइंट में डाल दो, ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। इस पर एक ऑब्जेक्ट जो आता है, चाहे नीट हो चाहे आपका नॉर्मल जो एग्जाम होता है बोर्ड का या कुछ भी हो, सीबीएसई हो, उसमें आता है। कैरोलस लीनियस जो है उसने दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखो। उसके बाद जो है ये नेमिंग सिस्टम जो है यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। जो इसमें दो नेम जो है, दो फॉर्मेट्स जो यूज़ किए जाते हैं, टू वर्ड फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, ये कन्वीनियंट मतलब ये इनको अच्छा लगा कि ठीक है, इससे जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो सपोर्ट हो गया। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम। इसके बाद फिर क्या किया गया है, मैंगो जो है, मैंगो की एग्जांपल दी गई है इसमें कि मैंगो जो है उसमें हम पता चलेगा, मतलब पता चलेगा कि कैसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको मैंगो में यूज़ करें। जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो क्या है, मैंगिफेरा इंडिका। ये याद रखो, मैंगिफेरा इंडिका। दो चीज़ें इसमें, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। हम इसको देखते हैं कैसे ये एक बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगिफेरा रिप्रेजेंट्स द जीन्स वाइल इंडिका अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जो मैंगिफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, चार रूल्स जो हैं यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के, ये आपको सबको ज़बान याद होने चाहिए और ये जो है अपने दिमाग में पूरी तरह से आपको बिठाने हैं। पहला पॉइंट जो है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अब ये नॉर्मली रिटन नहीं किया गया है, ये इटैलिक्स में रिटन किया गया है। ऐसे ही जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो इटैलिक्स जो है उसमें रिटन किए जाते हैं, उसमें लिखे जाते हैं। उनको नॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, उनको लैटिन में लिखा जाता है। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। जो ये दोनों वर्ड्स है ये एक बायोलॉजिकल नेम बनाते हैं। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हम उनको खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है या प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करता है, जीन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, उसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल का होना चाहिए, ये बात जो है याद रखो। वेल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। जो जेनरिक नेम है, जो जीनस का नेम है, उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, उसका पहला वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर से यूज होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगिफेरा इंडिका। उसके बाद जो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद हम ऑथर का नेम जिसने इस नेम को दिया हो वो हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो है उसमें लगा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म मैंगिफेरा इंडिका लिन। ये किसने दिया है, लिन ने। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। सिंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। हम सबको नाम तो नहीं दे सकते, इसीलिए हमने ये जो है ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनको ये स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स दिए हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सके और क्लासीफाई कर सके। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल वो इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। इसमें हम हर एक जो है इनको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं ग्रुप्स में। सच एज हमने प्लांट्स को किया, एनिमल्स को किया, डॉग्स को किया, कैट्स को किया, इंसेक्ट्स को किया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जब हम ये नेम जो है, जब हम ये यूज़ करते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं, हम कुछ कैरेक्टर्स जो है उस ऑर्गेनिज्म के उस ग्रुप में ऐड करते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। आप अपने दिमाग में कौन सी इमेज बिठा लेते हो जब आप एक डॉग के बारे में सोचते हो। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स। डॉग्स को हम डॉग्स की तरह से देखेंगे, कैट्स को कैट्स की तरह से देखेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि सामने डॉग है तो ये हम मुझे कैट लग रहा है। डॉग जो है वो डॉग होता है, कैट जो है वो कैट है, ये अलग अलग ग्रुप्स के हैं। नाउ इफ वी थिंक इन एलस्टियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears, body, hair. Likewise, in plants, we would if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant.
हम क्या देखते हैं कि जब हम मैमल्स का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि वो एनिमल्स होते हैं जिनके कान होते हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, तो वो है मैमल्स। उसके बाद अगर हम वीट की बात करें, वीट की, उसमें हमें हमारे दिमाग में ये पिक्चर आती है कि वो एक वीट प्लांट है, वो राइस प्लांट नहीं है। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice plants, animals are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. ये जो ये categories हैं, इसके एक scientific name दिया गया है जिसको बोलते हैं taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form taxa. Wheat is wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. इसमें हम देखते हैं कि जो वीट है वो भी एक टैक्स है और जो डॉग्स मैमल्स वगैरह जो है ये भी एक टैक्स है, बट यू नो दैट अ डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। लेकिन हमें पता है डॉग एक मैमल है और मैमल्स जो है वो एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर नोन दैट अ डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स जो है ये भी एनिमल्स होते हैं, ये हमें इसमें पता चलता है। तो ये जो है ये टैक्सा करते हैं, ये भी टैक्सा है लेकिन अपने अपने डिफरेंट लेवल्स पे। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनको डिफरेंट टैक्सास में। इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसमें देखते हैं, बाहरी, इसका बीरून कैसा है, इसका अंदरून कैसा है, वो हम इसमें देखते हैं, अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और इसकी सेल की स्ट्रक्चर क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, वो हम इसमें देखते हैं। उसके बाद जो ये प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन का, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का, ऑर्गेनिजम्स का, ये एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉडर्न टेक्सोनमिक स्टडीज़ में। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये टेक्सोनमिक स्टडीज़ है। इसके बाद जो सिस्टमैटिक्स है और जो कुछ बाकी पेंडिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लर्न बायोलॉजी बाय नुसरत वेरी ईजिली। थैंक यू।